बहुत सारे स्कूल स्कूल तो बंद के कगार पर हैं और काफ़ी सारे बंद भी। 30% लोगों की सरकार है ये। गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, एक आत्मसम्मान होता है। उनके बच्चे अगर उनको देख लेंगे छोटा काम करते हो तो उनका सम्मान घट जाएगा, उनका डिग्निटी काफ़ी हर्ट होगी। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हम पटना के स्वपोषित निजी विद्यालयों का संगठन इंग्लिश में नॉन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं मुकेश कुमार जी उनके साथ में बैठे हुए हैं। और स्कूल की क्या समस्याएं हैं, इस लॉकडाउन में सब कुछ तो खोल दिया गया लेकिन पढ़ाई की जो जरूरी चीज़ें थी उससे छात्रों को दूर रखा गया है। इन्हीं विषयों पर शिक्षक क्या महसूस करते हैं। अभी चुनाव भी है, चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बहुत सारे आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं मुकेश जी के साथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है डी पीपल वॉइस। दी पीपल वॉइस के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और विद्रोही जी ने जो सवाल किया है वो वाजिब सवाल है, जो कि सरकार इस मामले में काफ़ी चूक कर चुकी है। एक्चुअल में सरकार इस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है कि आप सारे चीज़ों का गाइडलाइन आप दे दिए हैं, बट स्कूलों के प्रति, कोचिंग्स के प्रति या शिक्षा के प्रति अच्छा, बीच में एक चर्चा चली थी कि स्कूलों को खोला जाएगा, उसके लिए कुछ गाइडलाइन वगैरह बनाई जाएगी। भेग चीज़ें था, स्कूल एसोसिएशन और कोचिंग एसोसिएशन के लोग मिले भी हैं, तो उसमें आप लोगों को कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला जो कैसे स्कूल खोलना है क्या? नहीं, वो नीतीश जी की एक पॉलिसी है कि सारा कुछ गृह मंत्रालय के हिसाब से चलेंगे, जबकि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ये स्वतंत्रता दी थी कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन हमारे नीतीश जी ने इसमें काफ़ी बड़ी चूक की है शिक्षा को लेकर के। विद्यार्थियों को लय एकदम ख़राब हो चुका है। हमारा बिहार ही नहीं, भारतवर्ष में ही कहें तो सारे लोग सक्षम नहीं हैं इस ऑनलाइन व्यवस्था के लिए या आज की ताज़ी व्यवस्था के लिए। हम जिस देश में रहते हैं वो 70% किसानों मजदूरों का देश है जी। और आप सरकार चला रहे हैं सिर्फ 30% लोगों के लिए। सरकार कहती है ऑनलाइन पढ़ाई है, वो 30% लोगों की सरकार है ये 70% लोगों के लिए ये मुझे अफसोस है इस बात का कि सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि बाकी लोग जो ऑनलाइन व्यवस्था में फिट नहीं बैठते हैं। हम लोग एक मध्यम वर्गीय स्कूलों का एक संगठन है जो कि मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीयों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था बिल्कुल असफल है। सरकार इस सच्चाई को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर रही है। आपने बहुत बड़ी बात करी कि ये सरकार 30% लोगों की सरकार है। 70% वैसे बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट के साधन नहीं है या गांव में रहते हैं, नेटवर्क नहीं है, वैसे छात्रों के पास ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं पहुंच पा रही। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्कूल बंद हो गया है, तो स्कूल बंद हो गया है, शिक्षक इसी पर निर्भर रहते थे, कोचिंग संस्थान बंद हो गया है, उनके ऊपर क्या समस्या बीत रही होगी, वो लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, और ये कितने नाखुश है सरकार के इस निर्णय से? संगठन संचालक, स्कूल संचालक के साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ। उनके दर्द को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। वो एक त्राहिमाम की स्थिति है उनके साथ। वो एक शिक्षक एक ऐसा सम्मानजनक पद होता है कि बाकी दूसरे काम करने में उनको बहुत झिझक होती है, उनका आत्मा कचोटता है। इस चीज़ को गवर्नमेंट को बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा कि उनका क्या होगा। बहुत सारे स्कूल तो बंद के कगार पर हैं और काफ़ी सारे बंद भी हो चुके हमने हैं। सुना है कि इंजीनियर बाहर से आए हैं, यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, टीचर तो नहीं बेच पाएंगे सब्जी? यही तो है मोरल कि हम कैसे अपने आप को ये करें। गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, एक आत्मसम्मान होता है। उनके बच्चे अगर उनको देख लेंगे छोटा काम करते हो तो उनका सम्मान घट जाएगा, उनका डिग्निटी काफ़ी हर्ट होगी। तो शिक्षकों की डिग्निटी बहुत हर्ट हुई है इस मामले में। इसका खामियाजा शायद सरकार को नेगेटिव जाए। इस बार का चुनाव है, चुनाव में कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शिक्षा में हम 22% पूरे बजट का खर्च करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का चीज़ें हो सकता है सही में इम्प्लीमेंट, और आने वाले समय में अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाए तो शिक्षा की क्या तस्वीर रहेगी बिहार की? स्कूल चलाने के नाते मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी यादव जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस चुनाव को उन्होंने रोजगार, शिक्षा और जो जन्मन मुद्दे हैं उसको
चुनावी मुद्दा बना दिया। जी बाकी जो फेक मुद्दे आजकल खूब चले हुए हैं उसको दरकिनार करके, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को स्वीकार किया। ये तेजस्वी यादव काबिले तारीफ काम किए हैं। ये मैं व्यक्तिगत रूप से, और मैं लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि मुद्दा जो बनाया है, तो अगर हम आसमान तक उड़ने का सोच रहे हैं तो इस उम्मीद में हम आगे तक तो निकलेंगे ना। तो ये कहना गलत है कि वो नहीं करेंगे, करेंगे। प्रयास ही सफलता कम से का। कम शुरुआत तो आपने की है। तो ये तमाम बातें बता रहे थे मुकेश जी कि कैसे चुनाव का जो तरीका होता था, लोकसभा चुनाव की आप बात करें तो बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं था, घोषणा पत्र में भी वो उसका जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जो सामान्यता होता था कि जाति के आधार पर गोलबंदी होती थी, धर्म के आधार पर गोलबंदी होती थी और अन्य चीज़ों को लिया जाता था, वो मुद्दा नहीं बन के यहाँ शिक्षा रोजगार का मुद्दा बना। मतलब बिहार में जो विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जी ने है, बाकी पार्टियों को अपने पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये एक एज ए व्यक्ति होने के नाते, नागरिक होने के नाते मानते हैं कि मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए, सच्चे को चुना जाना चाहिए, अच्छे को चुना जाना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें डी पीपल वॉइस के साथ। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं आपको, और दर्शकों को भी मैं कहूँगा कि इस शिक्षा के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे को जहन में रख करके आप आगे वोटिंग करें, ज़रूर मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।